दोस्तों, आपका स्वागत है अभिभावक कॉमन इंस्टीट्यूट में। मैं हूं आपका दोस्त सौरभ सिंह गौर। आज हम यूनिट 2 प्रबंध के सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। तो पहली बात हम समझते हैं कि प्रबंध के सिद्धांत किसे कहते हैं। तो इससे पहले हम समझेंगे सिद्धांत। सिद्धांत का मतलब होता है मार्गदर्शन। किसी भी काम करने हेतु हमें मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है कि किस काम को कैसे किया जाए। जैसे आपके टीचर पढ़ाने के लिए समझाने के लिए क्या करते हैं, मार्गदर्शन करते हैं। आप इस वीडियो को जब भी देख रहे हो जब आपको चैप्टर समझ में नहीं आ रहा, तो मैं आपका इस चैप्टर का मार्गदर्शन करा रहा हूँ। तो यही सिद्धांत होता है। सिद्धांत का मतलब ही होता है किसी काम करने के लिए मार्गदर्शन करना, फॉलो करना। मार्गदर्शन को फॉलो करना ही सिद्धांत कहलाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं प्रबंध का सिद्धांत। प्रबंध का सिद्धांत का मतलब होता है दिशा निर्देश को व्यवहारिक रूप से फॉलो करना। ठीक है, दिशा निर्देश को फॉलो करना, वही कि दिशा निर्देश को मानना या फॉलो करना बात एक ही है। उसे हम प्रबंध का सिद्धांत कहते हैं। जब हम व्यापार में सिद्धांतों को अपनाते हैं तो प्रबंध के सिद्धांत कहलाते हैं। अब दो व्यक्ति है, हेनरी फ्योल और FW टेलर। इन दोनों ने सिद्धांत दिए हैं व्यापार को चलाने के लिए, जो अभी हम आगे पढ़ेंगे। हम इनके सिद्धांतों को फॉलो करेंगे अपने व्यापार में नॉन फिजिकली। तो पहले हम जानते हैं हेनरी फ्योल के बारे में। अब हम जानते हैं फ्योल के बारे में। फ्योल जिसने सबसे पहले प्रबंध के सिद्धांत दिए, जिनका जन्म 1841 में हुआ और मृत्यु उनकी 1925 में हुई। इन्होंने प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए और ये पहले हीरो जो कहते हैं इनको एक तरीके से, क्योंकि इन्होंने ही पहले प्रबंध मैनेजमेंट के सबसे पहले सिद्धांत दिए। इनके बाद ट्रेलर आए थे, हम अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में भी। पर सबसे पहले जिन्होंने सिद्धांत दिए वो है फ्योल, और इन्हीं के सिद्धांत है जिससे आजकल व्यापार चल रहा है। इन्हीं के सिद्धांतों पे जो बड़ी बड़ी आपने कंपनी देखी है, टाटा, रिलायंस, ये इन्हीं के सिद्धांतों पे चल रही है। हेनरी फ्योल। तो चलो पढ़ते हैं इनके कौन कौन से इनके सिद्धांत है। पहला, कार्य का विभाजन। इस सिद्धांत का मतलब है कि काम को ऐसे बांटो कि जो वर्कर है उनकी एफिशिएंसी बढ़े। कहने का अर्थ यह है कि काम को वर्कर के योग्यता और रुचि पे बांटो, जिससे क्या होगा, जो वर्कर है वो अच्छे से काम को करेगा। तो आप बात को समझ गए। पहला है कार्य का विभाजन। दूसरा है पदाधिकरण और उत्तरदायित्व। कहने का मतलब है, पदाधिकरण का मतलब होता है अधिकार, उत्तरदायित्व मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी। कहने का उत्तरदायित्व का एक्चुअल मतलब होता है, वैसे आपको मैं बताऊं तो काम को सौंपना भी कहते हैं, जिम्मेदारी सौंपना। अगर आपने किसी भी वर्कर को जिम्मेदारी सौंपी है, उत्तरदायित्व सौंपा है, तो उसके साथ उसको अधिकार भी सौंपना होगा। जैसे अगर मैं एक कहानी बताता हूं आपको कि एक वर्कर है जिसको हमने बोला कि 10 आपको चेयर्स बनानी है, पर उसके पास गुड्स मतलब कच्चा माल है ही नहीं,
उसके लिए क्या चाहिए, उसको पैसा चाहिए। अब पैसे के लिए उसको इतना तो अधिकार चाहिए कि उस पैसे को वो खर्चा कर सके। मान लो उसके पास अधिकार ही ना हो, अब भाई गुड्स के लिए तो भाई पैसा चाहिए, वो गुड्स खरीद के लेकर आएगा जब भी तो चेयर बनाएगा। अब आपने तो बोल दिया कि कुर्सी बना दे, पर कुर्सी बनाने के लिए तो गुड्स कच्चा माल तो चाहिए, रॉ मटेरियल चाहिए, सॉरी रॉ मटेरियल बोलेंगे हम उसे। तो जैसे अगर आपने कोई उत्तरदायित्व सौंपा है तो उसके साथ क्या अधिकार सौंपना होगा। इसके अंदर क्या लिखा है, हम पढ़ते हैं कि अधिकार प्रबंधकों को अधिकार दिया जाता है कि आदेश और आज्ञाकारिता प्राप्त करे और कार्य की सिद्धि के लिए जिम्मेदार हो। हाँ वही है बात है। तीसरा आपका जो है अनुशासन। इसका मतलब है कि जो फर्म हुआ है उसी के अंदर भाई डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए। जैसे अगर कोई वर्कर 10 बजे की जगह 11 बजे आ रहा है तो उसको डिसिप्लिन बना के रखना चाहिए, वो 10 बजे आए, चाहे आपसे ऊंची पोस्ट का क्यों ना हो। अब जैसे मान लो वर्कर तो 10 बजे आ रहे हैं, पर जो ऑनर है, जो मैनेजर है, वो 11 बजे आ रहा है। जैसे इसको सपोज करो आपका जो स्कूल है, अगर स्कूल में बच्चे टीचर से जल्दी आ रहे हैं तो डिसिप्लिन क्या है स्कूल का बिगड़ा हुआ है, दोनों को टाइम पर आना चाहिए। अब मान लो टीचर आ रहा है 11 बजे, बच्चा और स्कूल स्टार्ट है 10 बजे, तो ये डिसिप्लिन बेकार है। चौथा है आपका आदेश की एकता। आदेश की एकता का मतलब है कि एक कर्मचारी को एक ही बॉस से ऑर्डर मतलब आदेश मिलना चाहिए, बस इतना याद रखो। इसमें क्या होता है कि एक कर्मचारी को एक ही अपने बॉस से आदेश मिलना चाहिए। अब मान लो एक कर्मचारी है, एक ऑफिस है, चपरासी है, अब वो एक बॉस ने बोला जा चाय लेके आ, दूसरा बोला उस 2 नंबर से फाइल लेके आ, तीसरे बॉस ने बोली उसी टाइम कि ऐसा कर तू बाहर जा मेरे लिए सिगरेट लेके आ। अब एक ही वक्त 3 बॉस ने क्या उसको ऑर्डर दे दिए। अब बताओ करे तो करे किसका, अगर एक का करा तो 2 बुरा मान जाएंगे। तो कहने का मतलब है कि फर्म के अंदर एक कर्मचारी को एक ही बॉस से ऑर्डर मिलना चाहिए। 5वां है निर्देश दिशा की एकता, जिसे निर्देश की भी एकता कहते हैं। इसका मतलब है कि एक व्यवसाय में एक ही 1 प्लान 1 हेड, मतलब एक ही उनका बॉस होना चाहिए और एक ही क्या प्लान होना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि हम 2 प्लान लेके एक बिजनेस को चला रहे हैं। एक कर्मचारी है उसको मैंने 2 प्लान बता रखे हैं, ऐसा वो फिर काम को कर ही नहीं पाएगा। तो याद रखना इसमें 1 प्लान 1 हेड, 1 प्लान 1 हेड, 1 हेड 1 प्लान बोलते हैं ऐसे इसको। 5वां सामान्य हित के लिए व्यक्तिगत हित की अधीनता। कहने का मतलब है कि अब कर्मचारी को अपने हित से ज्यादा सामान्य हित, व्यवसाय के हित के बारे में सोचना चाहिए। अब ऐसा थोड़ी है कि भाई वो अपना हित के बारे में सोचेगा, अपना प्रॉफिट के बारे में सोचेगा, उसे व्यवसाय के जो व्यवसाय है उसका हित भी सोचना ही है। अगर जैसे सपोज करो एक ट्यूशन है, तो ट्यूशन में कुछ टीचर पढ़ा रहे हैं, तो उन टीचरों को ट्यूशन की हित के बारे में सोचना चाहिए। ऐसा नहीं है कि वो अपने हित के बारे में सोचे। ठीक है। 7वां कर्मचारी का पारिश्रमिक। इसका मतलब है कि जो संगठन होता है उसमें कर्मचारी जो हैं उनको सही समय पे सैलरी मिलनी चाहिए और निष्पक्ष मिलनी चाहिए। अब जैसे ऐसा नहीं है कि 2 कर्मचारी एक ही काम कर रहे हैं पर एक को 1,000 रुपये बढ़ा कर दे रहे, एक को 1,000 रुपये कम दे रहे हो। अब दोनों एक ही काम कर रहे हैं, क्या पता वो जो जिसको मैं 1,000 बढ़ा के दे रहा हूँ वो मेरा रिश्तेदार निकले। तो ऐसा नहीं है, अगर आपका कोई रिश्तेदार भी है, अगर उसको जितनी सैलरी दे रहे हो तो दूसरे वाले को भी उतनी सैलरी देनी है।
8वां, केंद्रीयकरण एवं विकेंद्रीयकरण। जो केंद्रीयकरण का मतलब समझना, केंद्रीयकरण का मतलब होता है शक्ति का, जो शक्ति होती है, जो पावर होती है वो एक व्यक्ति के हाथ में होना है, एक। और विकेंद्रीय का मतलब होता है जब शक्ति का कुल लोगों में बांट देना। ठीक है दोस्तों, शक्ति का एक हाथ में होना और शक्ति को बांट देना ही विकेंद्रीयकरण होता है। केंद्रीयकरण शक्ति का एक हाथ में होना, एक व्यक्ति के हाथ में होना। अच्छा, इसका मतलब क्या, ध्यान से सुनना। अगर व्यवसाय आपका छोटा होगा तो आपके व्यवसाय में हमेशा शक्ति का केंद्रीयकरण होना चाहिए। अगर व्यवसाय बड़ा होगा तो आपका हमेशा शक्ति विकेंद्रीयकरण होना चाहिए। जैसे अगर बड़ी बड़ी कंपनी होती है उसमें डिसीजन कभी भी उसका ऑनर नहीं देते, कभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर रहते हैं, CEO लेते हैं, तो उधर क्या होता है, शक्तियों का विकेंद्रीयकरण। और केंद्रीयकरण होता है जहाँ छोटा व्यापार हो, एक चाउमीन वाला है, अब वो थोड़ी रखेगा CEO, एक चाय वाला टपरी वाला है वो थोड़ी रखेगा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। सही संवाद को समझ रहे हो? ठीक है। स्केलर चेन, सोपान श्रृंखला भी कहते हैं। इसमें अंदर इसके मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। इसमें कहा जाता है कि जो हमेशा इंफॉर्मेशन होगी, सूचना जो कम्युनिकेशन होगी वो हमेशा स्केलर चेन के द्वारा होगी। अगर मान लो D को कोई प्रॉब्लम है तो वो C को बताएगा, फिर वो C B को बताएगा, B A को बताएगा। और कोई ऑर्डर निकला, जैसे मान लो कोई ऑर्डर आया, A ने कोई ऑर्डर निकाला, ये मालिक है फर्म का, तो ऑर्डर पहले कैसा जाएगा, सीधा D पे नहीं जाएगा, वो ऑर्डर किसके पास जाएगा, पहले B के पास, फिर C के पास, फिर D के पास, ऐसे E के पास, F के पास, फिर G के पास जाएगा लास्ट में। ठीक है, हाँ, इसको बोलते हैं स्केलर चेन। हाँ, बस एक चीज याद रखना, अगर कोई इमरजेंसी है और मान लो अब D को A को कुछ बताना है, अब मान लो कोई आग लग गई, एक हमारा फर्म था, ये हमारा तो कर्मचारी है D, अब D को बताना है A को, अब उसको पहले वो C को बताएगा, फिर B को बताएगा, तो ऐसे तो टाइम लग जाएगा। तो जब इमरजेंसी के वक्त में अगर आपको सीधा डायरेक्ट कोई इंफॉर्मेशन देनी है तो उस स्थिति को बोलते हैं गैंग प्लैंग। आप अपने समान पोजीशन वाले व्यक्ति को भी अगर कोई इंफॉर्मेशन देनी है, जैसे मान लो मेरे को D को अगर E को कोई इंफॉर्मेशन देनी है, तो वैसे तो अगर नॉर्मली देखा जाए फॉर्मल तरीके से तो वो ऐसे ऑर्डर जाएगा। ठीक है, D से C से B, B से A से E। पर अगर कोई ऑर्डर देना है तो गैंग प्लैंग, कोई इंफॉर्मेशन देनी हो ज़्यादा इम्पोर्टेंट, तो गैंग प्लैंग के कारण वो इंफॉर्मेशन दे सकता है। आशा करता हूँ कि आप गैंग प्लैंग समझ गएंगे और स्केलर चेन भी। 10वां, क्रमबद्ध। इसके अंदर क्या है कि जो वस्तु होती है उसका हमेशा क्रम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। वस्तु हो चाहे वो मालिक क्यों ना हो, पोजीशन होनी चाहिए। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, हमेशा जो ऑर्डर होते हैं, जो सामान वस्तु होती है उनका क्या क्रम होना चाहिए, सिस्टम होना चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि मान लो हम कोई वस्तु बना रहे हैं, कभी हमने राजस्थान में रख दिया, कभी हमने उस सामान को दिल्ली में रख दिया, तो कहने का मतलब एक सिस्टम होना चाहिए, अगर हमें एक सही जगह रखना चाहिए। ठीक है, इसके अंदर लिखा है कि हर चीज सबके लिए जगह और हर चीज का अपनी जगह पर अधिकतम दक्षता के लिए लोगों को समग्र और उचित उपयुक्त स्थान होना चाहिए, वही कह रहा है। 11वां, समता। समता का मतलब होता है इक्विटी। इसके अंदर क्या बता रखा है कि हमेशा कर्मचारी को, जो ऑनर है उसको अपने कर्मचारी के बीच में हमेशा समानता बनाए रखनी चाहिए। मान लो 10 कर्मचारी है, उसमें से मेरा बुआ का लड़का है, तो मैं ज़्यादातर जो मतलब रिस्पेक्ट अपने बुआ के करूँगा, एक तरीके से ज़्यादा सैलरी भी दूंगा या कुछ भी करूँगा,
तो ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर आपके जो 9 के 9 एम्प्लॉय है तो जैसा व्यवहार आप 9 के 9 एम्प्लॉय के साथ कर रहे हो वैसा व्यवहार इस एम्प्लॉय के साथ भी करना चाहिए, चाहे आपका बुआ का लड़का क्यों ना हो। समता समानता रखनी चाहिए, कोई भेदभाव नहीं। अब 9 के साथ अलग भेदभाव कर रहे हो और 1 के साथ अलग ही। 12वां कार्मिकों की स्थिरता। इसका मतलब क्या होता है कि जो भी हमने कर्मचारी भर्ती करे हैं उनको एक स्थिरता दे देते हैं। कि कहने का अर्थ है कि भैया ऐसा नहीं है कि हमने आज उनको भर्ती करा और कल निकाल दिया। उनको हम क्या है एक ये बता देंगे कि हम तुम्हें रख रहे हैं तो 1-2 साल बाद हम सोचेंगे कि निकालें। स्थिरता का मतलब है रुकना एक तरीके से। उनको कर्मचारियों की स्थिरता। अब रोज रोज तुम निकालोगे चयन करोगे ऐसा तो टाइम लग जाएगा आपको। 13वां है पहल। इसका मतलब क्या होता है, जो कर्मचारी है उनको पहल देना चाहिए। अब ऐसे मान लो हमें कोई कानून बना रहे हैं तो उसमें हमें अपने कर्मचारियों की राय लेनी भी अच्छी है, राय लेनी भी चाहिए उनसे। इनसे क्या होगा कि जो कर्मचारी है वो मोटिवेट होंगे कि भैया जी ने हमसे भी कुछ बातचीत करी, खुश हो जाएंगे वो। ठीक है, तो पहल का मतलब यही होता है कि कर्मचारी को योजना बनाने व लागू करने का अवसर दिया जाना चाहिए। लास्ट आपका है जिसे एस्पिरिट कहते हैं। इसका मतलब है कि जो कर्मचारी है उनके बीच में हमेशा सहयोग की भावना रखनी चाहिए, टीम की भावना रखनी चाहिए, टीम प्रयास की। अब ऐसा नहीं है कि एक कर्मचारी चाहे कि भैया मैं ही सब कुछ करूंगा, ऐसा नहीं। हम सब कुछ करेंगे, हम प्रोडक्ट बनाएंगे, तो ऐसी भावना रखनी चाहिए उनके बीच में। अब पढ़ते हैं टेलर के सिद्धांत। अब हम पढ़ते हैं टेलर के बारे में। FW टेलर जिनका नाम था, जिनका नाम जन्म 1856 में हुआ था, मृत्यु उनकी 1915 में हुई थी। ये भी एक मैकेनिकल इंजीनियर थे जिन्होंने हमेशा जो थे वैज्ञानिक रूप से सिद्धांतों को बताया और विश्लेषण किया। और इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, वो थी प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। ये कभी कभी 1 नंबर में पूछ लेता है। अब हम पढ़ेंगे वैज्ञानिक प्रबंधन के सिद्धांत। तो 4 मेन सिद्धांत थे उनके, उन्होंने बस 4 ही सिद्धांत दिए। पहला सिद्धांत था विज्ञान और अंगूठे का नियम नहीं। मतलब इसका मतलब क्या था कि टेलर ने बोला कि हमेशा हमें वो पद्धतियों को अपनाना चाहिए, वो टेक्निक्स को अपनाना चाहिए जो नए हैं। कहने का मतलब पुरानी पद्धतियों को अपनाना नहीं चाहिए, ये कह रहा है। दूसरा है सद्भाव। इसका मतलब क्या होता है, जिसे मैत्रीपूर्ण भी कहते हैं। इसका मतलब क्या होता है कि जो एक मैनेजर और जो एक आपका कर्मचारी है उसके बीच में रिलेशन हमेशा दोस्त जैसा होना चाहिए, कोई बिगड़ा हुआ रिलेशन नहीं होना चाहिए। ठीक है। तीसरा सहयोग ना कि व्यक्तिवाद। इसका मतलब होता है कि जो कर्मचारी है उनके बीच में जो सहयोग की भावना होनी चाहिए, हम की भावना होनी चाहिए। कोई काम कर रहे हैं तो ऐसा बोले कि हम करेंगे, ऐसा नहीं कि मैं करूँगा। इस पॉइंट का ये मतलब है। चौथा है प्रत्येक व्यक्ति की उसकी अधिक दक्षता समृद्धि के लिए विकास। इसका मतलब क्या है कि जो आपका कर्मचारी है उनको हमेशा जो काम ऐसा देना चाहिए जो योग्यता के अनुसार और जिनकी उसमें रुचि भी हो, और उन्हें हमेशा ट्रेनिंग देनी चाहिए और कुछ प्रॉफिट का भी भाग उन्हें देना चाहिए। ये 4 मेन सिद्धांत दिए थे टेलर ने। अब हम टेक्निक्स पढ़ेंगे, जो पद्धतियां दी उन्होंने वो क्या क्या थी। तो पहली जो टेक्निक्स थी उनकी वो थी
कार्यात्मक फॉरेंसिक, इसका मतलब क्या था, ध्यान से सुनना। जो हमने अभी आपसे फ्योल के सिद्धांत में अभी एक पढ़ा था हमने, आदेश की एकता। फ्योल ने बोला था कि एक एम्प्लॉय हमारा, उसको जो हमारा एक एम्प्लॉय है उसको केवल एक बॉस ऑर्डर देगा, क्या देगा, ऑर्डर देगा। बट ये क्या बोलते हैं, आपके टेलर ने नहीं बोला, टेलर ने बोला नहीं, ऐसा नहीं। एक जो आपका कर्मचारी है, एम्प्लॉय है, उसको एक बॉस ऑर्डर नहीं देगा, उसको कितने बॉस ऑर्डर देंगे, 8। आठों को 4 भागों में बांट रखा है, 4 है प्लानिंग के और 4 है प्रोडक्शन के। कैसे, ध्यान से समझते हैं। एक बॉस होता है इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, ये क्या करता है, इंस्ट्रक्शन लिखता है, निर्देश लिखता है कि किस कर्मचारी को क्या करना है, और वो किसको दे देता है, वो कार्ड दे देता है आपको गैंग बॉस को, ठीक है। दूसरा आपका बॉस होता है रूट क्लर्क, ये रूट तैयार करता है कि जो प्रोडक्शन हो वो किस किस रूट से जाएगा। तीसरा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, ये वो बॉस होता है, ये टाइम और कॉस्ट के बारे में लिखता है कि किसी वस्तु को बनाने में कितना कॉस्ट आ रही है, कितनी उसको टाइम लग रहा है, ये डिसाइड करता है। चौथा है डिसिप्लिन बॉस, ये क्या करता है कि जो तीनों है, जो आपके इंस्ट्रक्शन कार्ड क्लर्क, रूट क्लर्क और टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, इनके बीच में अनुशासन रखता है, और ये आपके इनके बीच में भी। अब हम पढ़ते हैं प्रोडक्शन के बीच में पहला आता है स्पीड बॉस। ये क्या होता है कि किसी काम की स्पीड को क्या रखता है, अपने पास कंट्रोल में रखता है, और उसी को वर्क के जो आपके वर्कमैन हैं उनके बीच में स्पीड बनाने को भी रखता है। दूसरा है गैंग बॉस का मतलब क्या होता है, ध्यान से समझना। गैंग बॉस क्या करता है, ये श्रमिक जो होते हैं, श्रमिकों का जो एक टोली होती है, उन टोली का एक नेता होता है, उसको गैंग बॉस कहते हैं। तीसरा है रिपेयर बॉस, ये क्या होता है कि अगर मशीन खराब हो जाएगी तो एक मरम्मत नायक होगा, जिसे हम रिपेयर बॉस कहते हैं। चौथा है आपका इंस्पेक्टर, ये क्या होता है कि अगर मशीनों में कुछ खराबी हो जाएगी तो कौन चेक करेगा, इंस्पेक्टर, सॉरी। ये इंस्पेक्टर क्या होता है कि जो प्रोडक्शन हुआ है उसकी जांच करता है, मैंने गलती से बोल दिया। इंस्पेक्टर क्या करता है कि जो प्रोडक्ट बना है उसकी जांच करता है कि अगर उसकी गुणवत्ता कम होगी तो उसको क्या रिजेक्ट कर देगा। तो हमने पहला कार्यात्मक फॉरेंसिक पढ़ लिया। अब आगे चलते हैं। दूसरा कार्य का मानवीकरण और सरलीकरण, इसका मतलब क्या है, कार्य का मानवीकरण एवं सरलीकरण। जो आपके ट्रेलर भाई साहब थे, उन्होंने बोला कि काम को ऐसा करना चाहिए कि वो सरल हो जाए। अब किसी काम को ऐसा नहीं कि आप उसने कठिन करके आप उस काम का प्रोडक्शन करो। कहने का मतलब, इसे एग्जांपल दे रखा है, सबसे बेस्ट एग्जांपल एक जूते वाली फैक्ट्री है, और उसमें जूतों को आप ऐसा मैन्युफैक्चर मत करो कि कठिनाई हो जाए। जैसे मान लो हमने जूते की कैटेगरी हमने बना दी 0 के बाद आपने 1 के बाद 1.5, फिर 2, फिर 2.5, फिर 3, फिर 3.5। अब ऐसे क्या होगा, प्रोडक्शन करने में कठिनाई होगी, तो काम को सरल कर दो, 1, 2, 3, 4, 5 वाले जूते बना दो। ये होता है सरलीकरण। तीसरा है विविध अध्ययन का मतलब क्या होता है, ध्यान से पढ़ना। इसके अंदर आपको ये ध्यान देना कि काम की जो विधि है, उपयुक्त विधि, जो सबसे बढ़िया विधि है, उसको पहचानना होता है। विधि अध्ययन में क्या होता है कि काम की सबसे उपयुक्त विधि को अपनाना होता है। इसमें लिखा भी है कि
पद्धति अध्ययन का उद्देश्य समाजी मशीनरी, जनशक्ति और पूंजी के उपयोग को दक्षता को अधिकतम करने के लिए कार्य के सर्वोत्तम अंतिम रूप देना है, मतलब सबसे बढ़िया विधि को पहचानना। चौथा आपका मोशन स्टडीज। गति नायक जिसे हम कहते हैं, ये क्या करता है, ये जो आवश्यक हरकतें होती है, जो हरकत करते हैं कि कोई एम्प्लॉय खाना खाने जा रहा है, कोई मजे कर रहा है, इसका क्या काम होता है, इसको डिटेक्ट करना होता है कि ये जो हरकत कर रहे हो इसको हटाओ। ठीक है। 5 वाला समय अध्ययन। इसका मतलब क्या होता है, ये क्या करता है कि एक काम को पूरा करने में कितना समय लग रहा है उसको परिमाप करना, उसको मापना। ठीक है। छठा है थकान अध्ययन, कि एक एम्प्लॉय को कितना हमें समय देना चाहिए जिससे वो आराम भी कर ले और ज़्यादा टाइम वेस्ट भी ना करे। सातवां आपका है डिफरेंशियल फीस वेज सिस्टम। इसका मतलब क्या होता है, ध्यान से सुनना। इसमें कुशल तथा अकुशल श्रमिकों के बीच में अंतर्भेद किया जाता है। जो कुशल श्रमिक होंगे उनको ज़्यादा सैलरी मिलेंगी, जो अकुशल श्रमिक होंगे जिससे उन्हें कम सैलरी मिलेगी। इससे ये क्या होगा कि जो कुशल श्रमिक होते हैं उनको ज़्यादा मोटिवेट वो होंगे। 8वां है आपका मानसिक क्रांति, मेंटल ड्यूरेशन। इसका मतलब क्या होता है कि जो दो है आपके, एक हमने अभी पढ़ा था, एक मैनेजर एक एम्प्लॉय, इनके बीच में हमेशा मतभेद होना नहीं चाहिए। हमेशा मानसिक क्रांति कैसी होनी चाहिए, बिल्कुल बॉस और एम्प्लॉय जैसी। अब दोनों ऐसा नहीं कि आपस में लड़ने लग जाएं। ठीक है, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें। तो हमने आटो के 8 टेलर के सिद्धांत भी पढ़ लिए और हमने फ्यूल के भी सिद्धांत पढ़ लिए। अगर आपको कोई दिक्कत हो, परेशानी हो तो कृपया हमें ज़रूर मेल करें, और अगर मेरे से कोई क्वेश्चन पूछना हो तो मेरी फेसबुक आईडी सौरभ गौड़ को ज़रूर से ज़रूर फॉलो करें।